वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है एंड उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा जो न्यूट्रिशन है वो लिविंग यानी कि अमीबा पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है और प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें क्या पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 10th एंड फॉर योर जनरल नॉलेज, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसे पढ़ने में, क्योंकि अब तो ह्यूमन बीइंग की बात होने जा रही है। ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे ह्यूमन बीइंग में पूरी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, हम जो फूड इंटेक करते हैं वो किस तरह से हमारी पूरी बॉडी पार्ट में जाता है, क्या क्या होता है अंदर, क्या क्या प्रोसेस होती है, इन सब चीज़ों के लिए तो हमेशा हर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्यूरियस होता है। तो इसलिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। बस इसको आप मज़े लेकर एंजॉय करते हुए पढ़ना, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में आएगा तो बस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं और हम कर लें। वो आपका साइड बाय साइड होता रहेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे इंजॉयबल टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन में स्टेप्स जो होते हैं इनको इस तरह से ब्रॉडली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप्स में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। जब हम फूड को इंटेक करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, फूड को इंटेक करना। तो इंटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वन, जैसा आपको मिला खाना आपने वैसा उसको खा लिया, अपने दांतों से चबा के या जैसा भी करके आपने उसको खाया, तो उसे कहते हैं इंटेक करना। यानी आपने फूड उठाया और उसको सिंपल वन जैसा था वैसा ले लिया, तो वो हो गया इंजेशन। अब फूड जो है आपके माउथ से होता हुआ आपके स्टमक तक जाएगा, तो वो क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में सेकेंड प्रोसेस क्या होती है हमारी, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हमने फूड सिंपल वन में इंटेक किया, अब उसे तोड़ने की बारी आएगी, चाहे वो पहले टूथ के थ्रू हम उसे तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, देन फिर हमारी बॉडी में जाएगा, फिर वो और ब्रेक होगा। तो कैसे वो ब्रेक होगा, वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा कैसे ब्रेक होगा, वो सारी प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। अब क्या होगा, ये जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है तो डाइजेस्टिव फूड का मूवमेंट, यानी वो पूरी बॉडी में मूव होते हुए कैसे हमारा अलग अलग पार्ट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, वो चीज़ है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है एसिमिलेशन, यानी एब्जॉर्ब हुआ है अभी, अब उसका यूज़ करना। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, उसको यूज़ करना। तो यूज़ करना यानी यूटिलाइज करना उसके फूड प्रोडक्ट को। हमने डाइजेस्टेड फूड लिया, अब फूड जैसा हमने खाया उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उस फूड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं, तो उनसे वो उसे निकाल के यूटिलाइज करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। एंड लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट कहलाता है इजेशन। तो इस तरह से आपकी 5 प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं प्रोसेस को हम लोग 1 बाय 1 जो है उसे पढ़ेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे हमारा ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। और आई होप कि आपको मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। और अगर आपको मज़ा आता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके अपने वीडियोस को आगे बनाने में। बस इतना ही चाहिए आपसे, बाकी तो मैं आपको फ्री PDF प्रोवाइड कर ही रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे इंजेशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Nutrition in human being. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. अब जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में फूड को इंटेक करने से लेकर इजेशन तक की जो कैनाल होती है, जो सुरंग होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। वेरियस रीजंस आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं। किसके थ्रू इनटेक करते हैं? माउथ के थ्रू। आपको पता है कि माउथ से हम क्या करते हैं, माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं और फिर उसके बाद वो माउथ से टीथ पर जाता है फूड। टीथ पर जाने के बाद माउथ से हमने क्या किया, होल फूड को इनटेक किया, जैसा था हमारे पास एज इट इज़ हमने उसको इनटेक किया। फिर उसके बाद जब टीथ से वो अटैच होता है तो टीथ क्या करता है, उसको च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी टीथ के थ्रू हम पहले उसे ग्राइंड करते हैं, तोड़ते हैं उन फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, देन चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसे टंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो टंग क्या करता है, उस फूड को रोल करता है। टंग के थ्रू हमारे फूड क्या होता है, रोल होता है। फूड का टेस्ट भी हमें टंग ही देती है। और स्वेलिंग और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, और जो टंग है वो क्या करती है, पहले फूड को, यानी फूड हमारा हमने ग्राइंड कर लिया, अब उसको रोल करके उसको टेस्ट करते हुए पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को पुश डाउन करती है, किधर की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर पुश डाउन करती है। टंग का ये काम हो गया, ठीक है। तो माउथ के बाद टीथ पे गया भोजन, फिर टीथ के बाद टंग में गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टंग में हमें पता है कि हमारे माउथ में एक तरह का सीक्रेशन होता है, सेलेवा जिसको कहते हैं, लार कहते हैं हिंदी में। लार ग्रंथि जो होती है या सेलिवा ग्लैंड्स उनको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सेलिवा ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, सेलिवा सीक्रेट करती है। तो हमारे माउथ में एक सेलिवरी एमिलाइज होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, सेलिवा एंजाइम जो होता है उसको ये सीक्रेट करता है। जब सेलिवा को ये सीक्रेट करता है तो प्लस सेलिवा प्लस म्यूकस जो हमारे माउथ में होता है, ये दोनों मिलकर हमारे फूड को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, सेलिवरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फूड जो है, हमने जो भी हमने उसको तोड़ा, तो जो फूड है, फूड को हमें लिक्विफाई करने के लिए, जो भी फूड है, क्योंकि आपको पता है जब हम फूड को खाते हैं तो हमारे माउथ में जो ये सेलिवा होती है, इस फूड को अच्छे से इनगल्फ करने में, अच्छे से निगलने में हेल्प करती है, क्योंकि ये अच्छा खासा लिक्विडी पार्ट होता है सेलिवा, तो वो क्या करता है, फूड को आराम से रोल करके इनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो सेलिवा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो सेलिवा एक तरह का एंजाइम होता है, सेलिवरी एमिलाइज होता है एंजाइम का नाम, और ये सेलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कहाँ सीक्रेट होता है, माउथ में सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई, माउथ से टीथ, टीथ से टंग, हमारा फूड अब लगभग ब्रेक डाउन हो चुका है, ग्राइंड हो चुका है। अब ये फूड कहाँ जाएगा, ओसेफेगस में जाएगा। अब ये ओसेफेगस क्या होती है, जो हमारी नेक लाइन होती है, नेक लाइन पे जो पाइप जाता है, नेक लाइन पे जो पाइप जाता है वो आपका ओसेफेगस कहलाता है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अभी जो फूड को हमने माउथ से लिया और स्टमक तक जाना है, यानी यहाँ पे माउथ से हमने फूड को लिया और फूड को कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। तो ये जो पाइप होती है, जिस पाइप के थ्रू ये जाएगा, इस पाइप को हम लोग कहते हैं ओसेफेगस, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट के थ्रू ये फूड जो है वो माउथ से स्टमक की ओर जाता है, वो मूवमेंट पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स that contract rhythmically in order to push food forward. This movement called peristaltic movement. देखिए होता क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पाइप होती है, ये पाइप कैसी होती है, ये पाइप की जो लाइनिंग्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फूड जो है जब नीचे आया तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। तो जैसे गटकने वाली जो आपकी फीलिंग आती है ना, या जैसे पानी वगैरह हम पीते हैं तो गटकने वाली, एक के बाद एक नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो फूड पाइप या ओसेफेगस होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और इसके थ्रू जब हमारा यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब फूड इसके अंदर इनटेक होता है, अंदर की ओर आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर नीचे की ओर फूड को पुश करती हैं कि फूड जो है वो नीचे की ओर आराम से चला जाए। तो ये जो मूवमेंट होता है फूड का नीचे की ओर जाना, यानी स्टमक तक जाना, तो ये जो मूवमेंट होता है रिदमिकली मूवमेंट होता है, रिदम वाइज होता है, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। और आप बिल्कुल परेशान मत हो कि मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं अभी आपको ये फ्लो चार्ट समझा रही हूँ, देन मैं इसको पूरा थियोरेटिकली समझाऊंगी लिखा हुआ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। तो मैं आपको इसे 3 पार्ट में, सेम चीज़ आपको 3 पार्ट में समझाऊंगी, और आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको यहीं पर इसी वीडियो को पढ़ते हुए आपको पूरा लर्न हो जाएगा।
तो हम इसीलिए इसको आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले आप इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लो, देन उसके बाद मैं आपको थियोरेटिकल जब पढ़ाऊँगी तो दोबारा फिर इस चीज़ को रिपीट करूँगी और फिर डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हमने देखो क्या किया, माउथ से फूड आया, टीथ ने उसको क्या किया, ग्राइंड किया, टंग ने उसको रोल अप करके अंदर की ओर भेज दिया, उसकी हेल्प की यहाँ पर सैलेवा ने। फिर उसके बाद फूड अब ऑसिफेगस से होता हुआ स्टमक में जा रहा है, ऑसिफेगस से जो मूवमेंट हुआ वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। अब आते हैं स्टमक, तो स्टमक जो है, स्टमक में फूड पहुंच गया, फूड स्टमक में पहुंच गया, हमें लगता है बस काम खत्म, स्टमक में सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं, स्टमक के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो चलिए देखते हैं स्टमक में क्या क्या होता है। अब ये जो है हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये लर्न नहीं होता है उनसे और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ऑसिफेगस से जब स्टमक में आया फूड, तो यहाँ स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आपको ये गैस्ट्रिक ग्लैंड याद कैसे रहेगी, आपको पता है कि स्टमक में जब हमें क्या होती है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके लिए इनो का ऐड आता है कि इनो लीजिए और 6 सेकेंड में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐड आते हैं ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब हो जाती है। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, सेम एज इट इज जैसे कि हमारी वहाँ पर माउथ में सैलिवरी ग्लैंड थी जिसने सैलिवा सीक्रेट किया था। तो वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है स्टमक में होती है, आपको उसका साइट भी पता होना चाहिए और क्या सीक्रेट करती है वो भी पता होना चाहिए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होती है और सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों को कंटेन करता है। ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें कंटेंट होती हैं, 3 कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। तो देखिए पेप्सिन क्या होता है, जो ये गैस्ट्रिक जूस है इसमें पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब जैसे हमने फूड को इंटेक तो कर लिया, अब उस फूड में प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, तो अब उसको अलग अलग पार्ट में, यानी उनको पचाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के हमें लिक्विड्स चाहिए होते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो अपने आप में इन 3 लिक्विड्स को लिया होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl जो होता है वो मेक्स मीडियम एसिडिक एंड डिसइंफेक्ट द फूड। अगर फूड में गलती से हमारे फूड से कुछ बैक्टीरियाज अंदर चले गए हैं बॉडी में, या कोई फूड ऐसा चला गया है जो कि जिसमें बैक्टीरियाज मौजूद थे, इन्फेक्शन था, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में पहले से गैस्ट्रिक जूस में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो क्या करता है, हमारे फूड को डिसइंफेक्ट कर देता है। और जो हमारा फूड होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें ये पता है जो नॉर्मल हम लोग शाकाहारी वेजिटेरियन होते हैं तो उनमें जो फूड्स होते हैं वो तो हमारे आराम से जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं, पर कई बार जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो मीट खाते हैं, तो उनके लिए डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए गॉड ने या नेचर ने हमारी बॉडी को एक जूस ऐसा प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम मीट को भी खाएंगे तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मीट भी डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए एक पावरफुल एसिड हमारी बॉडी में होता है जिसको कहते हैं HCl। अब आपको ये सोच के तो बहुत ही ताजुब हो रहा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर चलता फिरता एसिड होता है जो कि सीक्रेट होता रहता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होती ही है तो वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती ही है। तो HCl जो है वो तो टाइम टू टाइम सीक्रेट होता रहता है, चाहे हम खाना खाएं या नहीं खाएं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती रहती है और एसिड जो है वो सीक्रेट करती रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम फूड को नहीं खाते, काफ़ी टाइम तक हमारा पेट खाली होता है, हमारा स्टमक खाली होता है, हम खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में गैस प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो लगातार जो है वो गैस्ट्रिक जूस यानी एसिड जो है HCl एसिड वो सीक्रेट हो ही रहा है। और इतना हार्ड HCl जो है, इतना हार्ड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप जब अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, जब पढ़ोगे आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो आप वहाँ पे देखोगे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी के
अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी बॉडी में वो क्या करेगा, वो एक तरह से जलन तो फील कराएगा, इसी वजह से हमें पेट में जलन होती है। और जब हम काफ़ी टाइम तक खाना नहीं खाते, खाली पेट होता है हमारा, तो वो जलन, वही HCl जो है हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वही हमें जलन फील होती है। और जब हम इनो जैसा सॉल्यूशन कोई, या इनो या बेकिंग सोडा या कोई भी सोडा जो है उसको हम लोग सोडा सॉल्यूशन जब हम लोग इंटर करते हैं, यानी उससे हम पी लेते हैं, तो जो हमारा एसिड है वो सॉल्ट के साथ में, या क्योंकि हमारा जो इनो है वो बेस होता है और हमने जो हमारी बॉडी में था वो एसिड था, तो एसिड बेस जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा, एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा और जब आप अभी पढ़ोगे, जब केमिस्ट्री का आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अब यहाँ पे ये देखिए कि HCl हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर भी हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। तो देखिए ऐसा क्या होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन उठता है और ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना भी चाहिए कि जब हम लोग मीट खाते हैं तो मीट तक को डाइजेस्ट कर देता है हमारा HCl। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी भी तो एक तरह की मीट, यानी कि एक तरह की मांस से ही बनी हुई है, एक तरह की मसल्स ही है हमारी बॉडी, तो ये HCl हमारे मसल्स को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? अगर वो मीट को गला देने वाला इतना स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी का पूरा स्टमक जो है उसको तो पूरा इसको खराब कर देना चाहिए, क्योंकि उसी पैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो हमारे पैकेट को यानी हमारे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है ये? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसके लिए आपको मैं इसका रीज़न बता दूं, क्योंकि हमारी जो स्टमक होता है उसमें गॉड ने हमें पहले से एक म्यूकस दे रखा है, जो कि एक इनर लाइनिंग होती है स्टमक में। यानी जो हमारा स्टमक होता है, तो हमारे स्टमक में यहाँ पर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, और इसके अंदर आपका HCl भरा होता है। अब ये जो म्यूकस की लाइनिंग है, इस म्यूकस की लाइनिंग के अंदर HCl होता है, और ये म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है कि HCl हमारे स्टमक से मिल ही ना पाए। ये म्यूकस क्या होता है, एक तरह का जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि क्या करती है, बचाती है कि HCl हमारी बॉडी से ना टच हो पाए और हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो देख रहे हैं आप कि गॉड ने हमारी बॉडी को किस तरह से बनाया है कि एक स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे दी उन्होंने, और जो गैस्ट्रिक जूस टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करती रहती है, और ये हमारे प्रोटीन को भी ब्रेक करती है, हमारे जो भी हमने जितनी भी हार्ड चीज़ों को हम खा लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करने के लिए HCl भी प्रोड्यूस किया, और ये HCl हमें नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए उन्होंने साथ ही साथ म्यूकस भी दे रखा है। यानी गैस्ट्रिक जूस म्यूकस भी क्रिएट करता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग से प्रोटेक्ट करता है, और HCl हमारे स्टमक से कनेक्ट ही नहीं हो पाता, इसलिए हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर पाता। तो आपको ये याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, देखिए स्टमक से गैस याद रहेगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम याद रहेगी, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से गैस्ट्रिक जूस याद रहेगा। फिर गैस्ट्रिक जूस आपका 3 टाइप्स का होता है, HCl और आपको म्यूकस, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि HCl आपका एसिड होता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी किस फॉर्म से होती है, इसी HCl के कारण तो एसिडिटी होती है, इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण एसिडिटी होती है, और एसिडिटी हुई तो हमें इस एसिडिटी की वजह से, इस एसिड की वजह से भी हमारा स्टमक खराब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि म्यूकस भी था। तो HCl म्यूकस तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि गैस्ट्रिक जूस HCl और म्यूकस सीक्रेट करता है, प्लस साथ ही वो पेप्सिन भी सीक्रेट करता है। पेप्सिन आपको याद रहेगा, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फूड कहाँ तक पहुँच चुका है, फूड स्टमक तक पहुँच चुका है। अब देखते हैं फूड का आगे क्या होना है। देखिए अब ये जो फूड है स्टमक में आ चुका है, गैस्ट्रिक जूस से मिल चुका है, अब ये स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, हमारी बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन। तो पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कहाँ जाएगा। फिलहाल तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को एक और नाम से बोला जाता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेकर एनस के बीच की सबसे लंबी पार्ट होती है, सबसे लंबा पार्ट होता है। देखिए नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, पर पार्ट सबसे लंबा होता है, ये है ना इंटरेस्टिंग। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और पूरा कंप्लीट डाइजेशन अगर देखा जाए तो यही होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट में, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब आपका क्या होगा, जैसे हमने देखा सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सैलिवा जूस,
जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस, वैसे इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वो इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट करता है। अब देखिए लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इसमें पार्ट भी कई सारे A, B, C पार्ट है, तो मैं आपको सब बताऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं यही आपको याद करवा दूंगी। तो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल एंजाइम हुआ, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है इसका देखिए काम क्या होता है, एक एंजाइम 3 काम, 3 in 1 ये काम करता है, ठीक है। ये काम कैसा करता है, 3 in 1 वर्क करता है। एक एंजाइम 3 चीज़ों को कन्वर्ट करता है, कैसे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड। देखिए याद कैसे करेंगे आप, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है हमें पता है कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, हमारे जैसे भी ज़्यादातर चीज़ें आप देखते हो, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, उसमें पाया जाता है। पोटैटो हमारा वाइट कलर का स्टार्च होता है एक तरह से, और स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट यानी राइस हो गया आपका, पोटैटो हो गया, इन सब में शुगर फॉर्म होता है जो कि ग्लूकोज ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने फूड में लिया, हमने पोटैटो को खाया था तो पोटैटो से हमें ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज कैसे मिला, किसने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज किया, कार्बोहाइड्रेट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें ग्लूकोज से मतलब है। तो हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया उसको ग्लूकोज में किसने चेंज किया, उसको इंटेस्टाइनल एंजाइम ने चेंज किया, ठीक है। फिर फैट को फैटी एसिड में, क्योंकि फैट से हमें मतलब नहीं है, हमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मतलब है, तो फैटी एसिड में किसने चेंज किया, तो फैट से फैटी एसिड याद रहेगा आपको। और प्रोटीन आपका देखिए जो वहां पर था पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक कर रहा था, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर रहा था, चेंज नहीं कर रहा था। चेंज कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है इंटेस्टाइनल एंजाइम, किस में चेंज कर रहा है, एमिनो एसिड में, ओके। फिर ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट इंटेस्टाइनल एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज होती है विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक उंगलियों के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। अब देखिए यहाँ से फूड हमको मिल चुका है ना, लगभग ग्लूकोज मिल गया, फैटी एसिड मिल गया, एमिनो एसिड मिल गया, तो इन सब चीज़ों को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है। ये विली जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनको एब्जॉर्ब करता है, और किस में एब्जॉर्ब करता है, फूड में जाके मिक्सअप कर देता है, सॉरी ब्लड में जाके मिक्सअप कर देता है, क्योंकि ब्लड में ही ये मिक्स होगा, फिर ब्लड ही इसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, तो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। कौन करता है ये काम, विली करती है। विली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है। अब आते हैं फिर इसमें और क्या होता है, तो देखिए यहाँ से इंटेस्टाइन एंजाइम का काम हो चुका है, विली ने इसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट है, यहाँ पे इतने सारे काम हो रहे हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो इसको कुछ लोग कहते हैं बॉडी के कि आइए भैया मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो कौन कौन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है, तो लीवर और पेनक्रियाज भी इनकी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, लीवर और पेनक्रियाज हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। कैसे हेल्प करता है, तो लीवर इसको कुछ सिक्रेशन देता है, कुछ चीज़ें देता है, और पेनक्रियाज भी इसको कुछ चीज़ें देता है, किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सीक्रेशन रिसीव करता है, कहाँ से, पहले देख लेते हैं लीवर से। तो लीवर जो है हमारी बॉडी में वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस का काम क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि लीवर क्या कर रहा है। अभी दो चीज़ों को पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और किसको देता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन को। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और किसको देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये बाइल जूस का काम क्या है, क्यों इसने इसको दिया इंटेस्टाइन को, तो लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये क्या करता है बाइल जूस, ये लार्ज फैट ग्लोबल्स जो होते हैं, यानी फ्लैट ग्लोबल्स का मतलब क्या हो गया, जो भी हमने फूड खाया उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस। अब देखिए प्रोटीन को तोड़ने का काम तो पेप्सिन ने कर दिया, पर फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमने फैट खाया, फैट मॉलिक्यूल्स भी बड़े बड़े हैं, उनको कौन तोड़ेगा, तो फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम आपका करता है बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्योंकि प्रोटीन तो टूट चुका था, पेप्सिन ने तोड़ दिया था, एमिनो एसिड में चेंज हो गया, फैट को भी तोड़ना था, तो फैट को किसने तोड़ा, बाइल जूस ने फैट को तोड़ा, और उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम ने उसको फैटी एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि जो हमारे फैट ग्लोबुल्स होते हैं स्मॉल ग्लोबुल्स में चेंज करने की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन। देखिए इमल्सिफाई नाम है और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो लीवर ने तो इस तरह से हेल्प कर दी। लीवर ने कहा भैया मैं आपका फैट जो है उसको तोड़ने में हेल्प कर सकता हूँ, तो इसने क्या किया? बाइल जूस सीक्रेट किया और हेल्प किया। मैं एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि जो बाइल जूस होता है ये बाइल जूस लीवर से सीक्रेट होता है। इसी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है बाइल जूस की तो जो आपका जो जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है बॉडी में वो इन्हीं बाइल जूस के कारण होती है, या लीवर में जो ये हमारा बाइल जूस होता है इसी कारण हमारी जो यानी इसी के हाइपर सीक्रेशन की वजह से वो जॉइंडिस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज। अब क्योंकि पैनक्रियाज भी इनकी हेल्प कर रहा है और क्या सीक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है। तो पैनक्रियाटिक जूस भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको लर्न करवा दूंगी, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, नाम से समझ में आ रहा होगा पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। इसने कैसे हेल्प की स्मॉल इंटेस्टाइन की? देखिए इसने इसके जूस में 2 चीजें मिक्स थी। क्या? ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में चेंज करता है और लाइपेज क्या करता है? फैट को लिपिड में चेंज करता है। अब आप बोलोगे कि प्रोटीन को तो हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन चेंज करता है अमीनो एसिड में, तो हाँ हमारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है और हमारा इंटेस्टाइन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारा 2 पार्ट में चेंज होता है, एमिनो एसिड और पेप्टोन्स में। ठीक है, लाइपेज क्या करता है? फैट को लिपिड में चेंज करता है, जबकि इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि इंटेस्टाइनल एंजाइम की किसने किसने हेल्प की, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की किसने हेल्प की? स्मॉल इंटेस्टाइन की लीवर और पैनक्रियाज ने हेल्प की। लीवर ने बाइल जूस देकर हेल्प की, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस देकर हेल्प की। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज कंटेंट था। लाइपेज से लिपिड याद रखिएगा और ट्रिप्सिन आपको ट्रिप्सिन पेप्सिन याद रखना होगा कि ट्रिप्सिन से प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया जा रहा है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ रहा है, और आपका जो यहाँ पर हो गया इंटेस्टाइन एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर रहा है। तो एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए फटाफट। स्टमक तक आपको क्लियर हो गया था, स्टमक तक फूड जो है वो कहाँ से आया था। स्टमक तक मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। माउथ, माउथ के बाद टीथ, टीथ के बाद टंग आई, टंग में आपकी सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा जो है वो सीक्रेट हुआ जिसने उसकी हेल्प की, सैलिवरी एमेलाइज ने हेल्प की, और देन फिर उसके बाद ओसेफेगस से होते हुए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ फूड जो है वो सीधे स्टमक में आ पहुंचा। स्टमक में आया तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड थी जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया, और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करके उसको 3 पार्ट में कनेक्ट था, एससीएल, म्यूकस और आपका जो हो गया पेप्सिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक किया, एचसीएल ने आपका जो मीडियम था उसको एसिडिक बना दिया जिससे कि आपका जो फूड है वो डिसइंफेक्ट हो सके और फूड जो है वो अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो सके। फिर उसके बाद म्यूकस जो है वो एक इनर लाइनिंग होती है स्टमक की जो फूड की हेल्प स्टमक की हेल्प करती है कि वो एचसीएल से कनेक्ट ना हो पाए, एचसीएल से बचाती है। फिर स्टमक से फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइनल एंजाइम यहाँ से एक था जो सीक्रेट हो रहा था जिसने कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। विली था जिसने इस पूरे एसिड ये जो बन के तैयार हुआ इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे हेल्प की लीवर और पेनक्रियाज ने एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की। लीवर ने कैसे हेल्प की? बाइल जूस सीक्रेट करके उसने लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर दी जिससे आराम से वो फैटी एसिड में चेंज हो सके, और हमारा जो है पैनक्रियाटिक जूस जो लाइपेज दे रहा है वो भी आराम से हमारा फैट से चेंज हो सके लिपिड में। फिर पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस जो दे रहा था ट्रिप्सिन एंजाइम का और लाइपेज एंजाइम का, ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया, लाइपेज ने फैट को लिपिड में चेंज कर दिया। तो इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का हो गया वो कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। विली जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला चुकी है। अब देखते हैं कि हमारा इसके बाद फूड जो है, अब फूड देखिए हमारा जितनी चीज़ें चाहिए थी, जो काम की चीज़ें थी, जो जूस था वो सब हमारे ब्लड में मिक्सअप हो चुका है, विली ने मिक्स कर दिया है। तो अब आगे जो हमारे और पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन उसका काम क्या बचा, देखते हैं उसका काम क्या है। तो देखिए फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है,
हमने देख लिया विली ने जो किया वो एब्जॉर्ब भी कर लिया, यानी कि हमारी 3 प्रोसेस हो चुकी है। इंजेशन हो चुका है, आपका डाइजेशन हो चुका है। इंजेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, माउथ से स्टमक तक इंजेशन हुआ। देन डाइजेशन हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विली ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ पर जाने पर हमारा जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। यानी फूड तो जो था, जितना भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह था वो सब तो मिक्सअप हो गया ब्लड में। जो वाटर था, एक्सेस ऑफ वाटर था, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब वाटर भी हमारा यूज हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, बचा रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो वेस्ट था जिसका कोई काम नहीं था। जैसा कि एक जूसर होता है, तो जूसर में जब आप अपने फ्रूट को डालते हो तो वो क्या होता है, वो स्टमक तक आता है, एलिमेंट्री के यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर जाके अच्छे से आपने उसको जूस बनाया। जूस बनाने के बाद जूस तो आपका विली में जाके एब्जॉर्ब हो गया, वाटर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। जो बचा हुआ आपका रफ एज हुआ वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो मटेरियल आपका बॉडी से होता हुआ एनएस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्लो चार्ट के थ्रू। अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से हम थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ले चलते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और देन फिर डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए इसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। माउथ में हमने क्या किया, माउथ हेल्प इन टेक ऑफ होल फूड, टीथ हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, टंग कंटेन सेलिवरी ग्लैंड, टंग में एक सेलिवरी ग्लैंड थी जो सीक्रेट करी थी सेलिवा को। सेलिवा में एक एंजाइम था जिसको कहते हैं सेलिवरी एमिलाइज, जो ब्रेक कर रहा था स्टार्च को, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्टार्च के फॉर्म में हमने फूड को लिया था और वो शुगर के फॉर्म में चेंज करेगा कौन, सेलिवरी, जो है उसको थोड़ा बहुत तोड़ने का काम करती है। फिर आते हैं ऑसिफेगस। ऑसिफेगस जो होती है, जो लाइनिंग होती है उसमें मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जिससे कि फूड जो है वो नीचे की ओर जा सके। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द एसोफेगस। तो माउथ से स्टमक तक जो फूड है वो एसोफेगस के थ्रू जाता है। एसोफेगस जो है, यानी इसके बाद स्टमक में आ गया जब, तो स्टमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स इट। अब स्टमक की जो क्वालिटी होती है, स्टमक पहले छोटा होता है लेकिन वो इलास्टिक होता है। जब फूड उसमें इंटेक होता है तो स्टमक अपने आप जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, और जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो फूड को मिक्स करने में, जैसे जूसर होता है, जूसर में मिक्स होता है, वैसे वो मिक्स करने में हेल्प करती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज करती है पेप्सिन, जो ब्रेक करता है प्रोटीन को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है कि पेप्सिन के बाद सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम विच एक्टिवेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम आराम से प्रोटीन को ब्रेक कर सके। म्यूकस एक इनर लाइनिंग होती है जो हमारे एसिड से हमारी बॉडी को बचाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रोसेस यहीं पर हो रहा था। तो फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट। अब देखिए ये जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ये अलग अलग हर्बीवरस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, अलग अलग एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि हर्बीवरस होते हैं तो वो लोग ग्रास खाते हैं, तो ग्रास खाते हैं तो उन्हें जो है वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, जिससे कि वो आराम से खूब सारा सेल्यूलोज जो है वो सीक्रेट कर सके और उनका फूड डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि उनको ग्रास खानी है, घास सेल्यूलोज चाहिए होता है, तो इसके लिए उनको एलिमेंट्री कैनाल भी बड़ी चाहिए होती है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है। जबकि आपके जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, मीट यानी कार्निवरस होते हैं, तो मीट आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए डाइजेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस तो उसमें है ही ना, तो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। पर जो ग्रास होती है उसको चबाना पड़ता है, उसको काफ़ी च्यू करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो काऊ होती है वो काफ़ी देर तक अपने माउथ को चलाती रहती है, चबाती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको वो लोग ग्रास वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट होने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको स्मॉल इंटेस्टाइन भी ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे ज़्यादा सेलुलोज उनमें सीक्रेट हो सके। मीट जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, अगर उसमें HCl है आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो इसीलिए जो टाइगर्स वगैरह होते हैं
उनको यानी जो कार्निवरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है। तो आपको पता चल गया कि जो इनका साइज होता है वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ह्यूमन बीइंग भी आपका कार्निवरस और हर्बीवरस में, यानी कि वो तो ओमनीवरस होता है, इसलिए उसका नॉर्मल एक एवरेज साइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब आपने देखा था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को वो हमारा ग्लूकोज में चेंज कर रहा था, प्रोटीन जो था उसको वो चेंज कर रहा था हमारे अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। और इसको साथ ही साथ और कौन हेल्प करता है, लीवर और पेनक्रियाज हेल्प करता है। लीवर बाइल जूस दे के हेल्प करता है और पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस दे के। जो बाइल जूस लीवर देता है उससे क्या होता है, जो स्मॉलर ग्लोबुल्स में वो चेंज हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं, फ्लैट यानी वसा के टुकड़े होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। पैनक्रियाज जो है वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन जो डाइजेस्टिंग करता है प्रोटीन को और लाइपिस जो ब्रेक करता है फैट को। अब देखते हैं द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं इन्हीं में ये ग्लैंड होते हैं वो कंटेन होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल एंजाइम, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। लास्ट में क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विली कहते हैं। और ये विली क्या करता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये इस एरिया को बढ़ा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो पाता है और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उसको ब्लड में मिक्सअप कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो कि विली में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो सेंट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और रेस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर जब यहाँ तक आ गया अनएब्जॉर्ब फूड, ये आपका जो है मिक्सअप तो नहीं हो पाया, तो ये जो रेस्ट मटेरियल था वो एनएस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट हो जाता है इजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का जो होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, चाहे वो घुमा के आए, चाहे वो डायरेक्टली आपका डायग्राम बनाने को आ जाए या डायग्राम लेबल करने को आ जाए या पूरी प्रोसेस को इन शॉर्ट में लिखने को आ जाए, या आपसे ये पूछ ले कि कौन से जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है, लेकिन इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम पे आएंगे, आपको एक बार और तीसरा जो आपका रिवीजन है वो मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिससे मैंने इसे नोट पॉइंट बना के आपको लिख दिया है। When bacteria acting on sugar produces acid that demineralize the enamel। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो हमारे दांत होते हैं, हमारे तीत होते हैं, तो तीत में हम लोग ब्रश करते हैं तो क्या होता है कि हमारा फूड जो होता है, यानी हमारे दांतों को बचाने के लिए हम लोग उसमें तीत पे ब्रशिंग करते हैं। तो क्या होता है जिसकी वजह से हमारे तीत जो है वो खराब होते हैं। तो हमें पता है हमारे तीत में इनेमल्स होता है, तो इनेमल जो होता है तो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो शुगर पे एक्ट करते हैं, जो बॉडी में हमारे वो जो होते हैं माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड जो है वो इनेमल को खराब कर देता है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ। जो फूड से हमारे बैक्टीरियाज माउथ में पहुंच जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह खाने से जो बैक्टीरियाज माउथ में पहुंच जाते हैं वो टीथ में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सेलेवा वहां तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा टूथ सरफेस है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि सेलेवा अगर जहां जहां पहुंच जाता है वहां तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, पर टीथ के उस पार्ट तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो वहां पर क्या होता है, प्लेग कवर कर लेता है हमारे टीथ को, और प्लेग जो प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से, और जब हम ब्रश करते हैं टीथ को तो हमारा ब्रश क्योंकि हर कोने में पहुंच पाता है, हम लोग ब्रशिंग इस तरह से करते हैं कि हर कोने तक टीथ के पहुंचाते हैं और वहां पर जाके हमारा जो प्लेग है वो रिमूव हो जाता है और बैक्टीरियाज वहां से हट जाते हैं। जो भी एसिड है वो हमारा, क्योंकि देखिए जब मैंने अभी आपको बताया ना कि एसिड जब हमारे बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो भी एक तरह का बेस होता है, तो जब एसिड जो है बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो एसिड हमारे दांतों का हट जाता है और हमारे दांत जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो इसलिए भी हमारा टूथपेस्ट इस तरह से हमारी बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो आपको इस टाइप से पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है आपको डायरेक्टली लर्न करने के लिए। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि नेम ऑफ ग्लैंड एंजाइम्स, ये हो गई नेम ऑफ ग्लैंड, क्या सीक्रेट करती है और उसका वर्क क्या है। ठीक है,
तो सेलिवरी ग्लैंड जो होती है वो सेलिवरी एंजाइम सीक्रेट करती है, जिसको एक दूसरा नाम होता है प्लाइलिन, ये भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। टाइलिन बोलिए या प्लाइलिन बोलिए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। मॉइस्चर, इसका काम क्या होता है, ये मॉइस्चर करती है इंजेस्टेड फूड को, यानी जो हमने फूड खाया उसको लिक्विड पार्ट में चेंज करती है, जिससे कि और पार्शियली डाइजेस्ट भी कर देती है स्टार्च पार्ट ऑफ फूड को, और ये क्या होता है जिससे फूड आराम से हम इसको इनगल्फ कर सके। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे सीक्रेट हो रही थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में सीक्रेट हो रही थी ना, सॉरी स्टमक में पाई गई थी ना, और क्या सीक्रेट कर रही थी, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करी थी, जिसने HCl, म्यूकस और पेप्सिन ले रखा था। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती थी HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl एसिडिफाई कर रहा था फूड को, म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा था, और पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा था। आई होप ये तो आपको लर्न हो गया होगा अब तक, मैं बार बार बोल बोल के। नेक्स्ट है हमारा एक लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड से क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स को छोटी छोटी फ्लैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को किसमें, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस भी 2 टाइप का होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, हमारा ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट को आपके चेंज कर देता है लिपिड में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अब तो लर्न भी हो गया होगा। 2-2, 3-3 बार मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अब तो बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गया होगा। और मेरा मोटो भी यही था कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ यहीं पर आपका लर्न हो जाए, ठीक है। बाकी आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, नहीं तो मैं PDF तो प्रोवाइड करूँगी ही, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स ज़रूर बना लो, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। और रोज़ पढ़ के तुरंत नोट्स बना लोगे तो आप तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। बाकी मैं आपको जब इसके ऊपर इस चैप्टर बेस्ड शीट दे दूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी, तो अपने आप आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम्स के थ्रू जो लास्ट रिवीजन है वो करते हैं फटाफट। हमने क्या कहा था, ये देखिए डायग्राम जो है, आपको ये डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमसे बनाने को भी पूछ लेता है, अदरवाइज आपको इसके लेबलिंग तो याद होनी ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या हुआ, ये देखिए माउथ है, माउथ से हम फूड को इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारी देखिए टंग है, टंग क्या कर रही है, यहाँ पे टीथ होंगे अंदर, टीथ क्या करेंगे, फूड को ग्राइंड करेंगे, और टंग उसको रोलिंग करेगी, और यही टंग में हमारा क्या होगा, यही माउथ में ही हमारी सेलिवरी ग्लैंड सैलिवा सीक्रेट करती है। और फिर देखिए ये है ऑसोफेगस, ये होता है ऑसोफेगस, जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ फूड हमारा नीचे की ओर आता है, और कहाँ पहुँचता है, फूड हमारा इस स्टमक में पहुँचता है, ठीक है। अभी जो इस स्टमक में फूड पहुंचता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। फिर उसके बाद यहाँ से फूड हमारा कहाँ जाता है, तो ये फूड हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखिए आप यहाँ से फूड जो है ये हमारा जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, पीछे से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये ऐसे अगर इसको लंबा किया जाए तो ये बहुत लंबी होती है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर में क्यूब, एक तरह से कॉयल शेप में इस तरह से ये फैली हुई है, पीछे से है, देखिए इसके पीछे से, ये तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, पीछे से आता हुआ ये इस टाइप का पार्ट आया है, और ये इसके अंदर आया है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट होता ही रहता है, साथ ही साथ देखिए यहाँ से पेनक्रियाज भी इसको हेल्प करता है सीक्रेट होने में। और ये देखिए लीवर, ये लीवर भी इसकी हेल्प करता है, ये लीवर हो गया, लीवर भी इसकी हेल्प कर रहा है, बाइल जूस सीक्रेट करके दे रहा है, और पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करके दे रहा है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन प्रोसेस, कंप्लीट डाइजेशन जो है हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अब फूड जो है वो यहाँ से जो बचा कुचा है, जो अनएब्जॉर्ब है, वो यहाँ आता है, और यहाँ आके ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अभी देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आते हुए यहाँ से होता हुआ ये एनस में आता है, और एनस के थ्रू ये क्या होता है, इजेस्ट हो जाता है, इजेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस, ये था पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आपको आज मैंने बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है, और ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती, अगर आपको इसमें मज़ा आया, आपको अच्छा लगा, तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ आपको ये समझ में आ रहा है, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, जिससे आपको बेटर इन्वायरमेंट मिल सके, बेटर नॉलेज मिल सके, और ये लॉकडाउन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, यानी इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो पाए। तो ये आपको, मैं बस आपकी इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।